अस्सलाम वालेकुम। अभी हम ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स की बात करेंगे। देखें, ब्लूम्स जो टैक्सोनॉमी है वो बेसिकली ये इस बेस पर बनाएगी कि जब हम किसी भी मतलब बुक का या कोई भी एजुकेशनल गोल हासिल करना चाहते हैं तो हमें किन चीज़ों का ध्यान करना चाहिए। ठीक है, तो उसको हम ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं। एंड इट्स बेसिकली कंसर्न्ड अबाउट थ्री डोमेन्स: कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन एंड साइकोमोटर डोमेन। सबसे पहले कॉग्निटिव डोमेन है जो कि नॉलेज बेस्ड है, अफेक्टिव डोमेन है जो कि एटीट्यूड बेस्ड है, और साइकोमोटर डोमेन है जो कि स्किल बेस्ड है। कॉग्निटिव डोमेन के अगर आप बात करें तो उसके 6 लेवल्स हैं। अफेक्टिव डोमेन की बात करें तो उसके 5 लेवल्स हैं। साइकोमोटर डोमेन की बात करें तो उसके भी 6 लेवल्स हैं। ये एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर है कि पहले आप सिंपलेस्ट चीज की तरफ जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता आप कॉम्प्लेक्स चीजों की तरफ इसमें मूव ऑन करते हैं। सबसे पहले हम कॉग्निटिव डोमेन की बात करेंगे। कॉग्निटिव डोमेन की मैंने आपको बताया कि इट्स अबाउट योर कॉग्निशन, योर अंडरस्टैंडिंग, योर नॉलेज अबाउट अ थिंग। और इसमें हम ये चेक करते हैं कि किसी भी चीज के बारे में आपका नॉलेज क्या है। तो सिंपल सबसे पहले आसान तरीन यही कि आपको उस चीज के बारे में नॉलेज क्या है। आपने प्रीवियसली जो चीज एक याद की है उतना कितना आप उसको रिमेम्बर कर सकती हैं, कितना रिकॉल कर सकती हैं, फैक्ट्स को कितना दोहरा सकती हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट है इसमें कॉम्प्रीहेंशन। अगर आपको कोई सिचुएशन दी जाती है तो क्या आप उसका मीनिंग बता सकती हैं। ठीक है, आर यू एबल टू ग्रास्प द मीनिंग ऑफ प्रीवियसली लर्न मटेरियल। ठीक है, बाय ट्रांसलेटिंग दैट मटेरियल फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, इंटरप्रेटिंग दैट मटेरियल और प्रिडिक्टिंग द कॉन्सिक्वेंसेज और इफेक्ट्स ऑफ दैट मटेरियल, तो उसको हम कॉम्प्रीहेंशन कहते हैं। थर्ड है एप्लीकेशन। जो भी मटेरियल आपने सीखा है उसको आपने अप्लाई करना, जिसमें रूल्स को अप्लाई करना, मेथड्स को अप्लाई करना, कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करना, प्रिंसिपल्स को अप्लाई करना, लॉज को अप्लाई करना और थ्योरीज को अप्लाई करना शामिल है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है एनालिसिस। एनालिसिस का क्या मतलब है कि जो भी मटेरियल आपने याद किया या सीखा है, ब्रेकिंग डाउन इट इनटू इट्स कंपोनेंट सो दैट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में बी अंडरस्टूड। ठीक है, इसमें हम तमाम पार्ट्स को आइडेंटिफाई करना, रिलेशनशिप बिटवीन द पार्ट्स को स्टडी करना, और जितने भी ऑर्गेनाइजेशनल प्रिंसिपल्स को जो कि उसकी फॉर्मेशन में शामिल हैं उनको रिकॉग्नाइज करना इसमें शामिल है। फिर उसके बाद है सिंथेसिस। सिंथेसिस का क्या मतलब है कि पार्ट्स को जोड़कर एक होल बनाना। इसमें हम प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, प्लान ऑफ ऑपरेशन करते हैं यानी कि रिसर्च करते हैं, या फिर हम सेट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट रिलेशन की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो हमने कौन कौन से डिफरेंट इसमें बात की लेवल्स की: नॉलेज की, कॉम्प्रीहेंशन की, एप्लीकेशन की, एनालिसिस की, सिंथेसिस की। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है एवेल्युएशन। एवेल्युएशन का क्या मतलब है? द एबिलिटी टू जज द वैल्यू ऑफ मटेरियल फॉर ए गिवन पर्पस। ठीक है, एवेल्युएट करना क्रिटिकली कि ये जो आपको चीज दी गई है उसकी पॉजिटिविटीज, उसकी नेगेटिविटीज, ठीक है, उसको किसी क्राइटेरिया की बिना पर, चाहे वो एक्सटर्नल हो या इंटरनल, उसको देखना, उसको जज करना एवेल्युएशन कहलाती है। ठीक है, उसके लिए हम डिफरेंट काइंड ऑफ वर्ड्स यूज करते हैं जो कि इस टेबल पर मौजूद हैं। जैसे कि नॉलेज है उसमें हम एसोसिएट करते हैं, चूज करते हैं, काउंट करते हैं, डिफाइन करते हैं, डिस्टिंग्विश करते हैं। कॉम्प्रीहेंशन है उसमें हम एसोसिएट करते हैं, चेंज करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, कंक्लूड करते हैं, कंपेयर करते हैं, कंट्रास्ट करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं। एप्लीकेशन है उसमें हम अप्लाई करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, चूज करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, कलेक्ट करते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं किसी चीज के बारे में। एनालाइज एनालिसिस में हम एनालाइज करते हैं, कैटेगराइज करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, कंपेयर करते हैं, कंट्रास्ट करते हैं।
फिर सिंथेसिस में हम अरेंज करते हैं, ब्लेंड करते हैं, बिल्ड करते हैं, फिर कैटेगराइज करते हैं, कंबाइन करते हैं। एवेल्युएशन में हम अप्रेज करते हैं, आर्ग्यू करते हैं, असेस करते हैं, अवार्ड करते हैं, चूज करते हैं, कंपेयर करते हैं, कंक्लूड करते हैं। फिर इसको जो है वो बहुत सारे लोगों ने रिवाइज किया, जिसमें से एक जो शामिल है उसमें फॉलोइंग चेंजेस लाएंगी। नंबर 1 को रिमेंबर का नाम दे दिया गया, नंबर 2 को अंडरस्टैंडिंग का नाम दे दिया गया, थर्ड को अप्लाइंग का नाम दे दिया गया, चौथे को एनालाइज का नाम दे दिया गया, पांचवे को एवेल्युएट का नाम दे दिया गया और छठे को क्रिएट का नाम दे दिया गया। यानी कि रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालिसिस, एवेल्युएशन एंड क्रिएशन, ये 2001 में जो है ये दी गई। ठीक है, और इसको नाउन फॉर्म से वर्ब फॉर्म में कन्वर्ट किया गया। रिमेंबर की अगर आप बात करें तो उसमें हम आर्टिकुलेट करते हैं, डिफाइन करते हैं, डुप्लीकेट करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, लिस्ट करते हैं। अंडरस्टैंडिंग की अगर आप बात करें तो उसमें हम कैलकुलेट करते हैं, कैटेगराइज करते हैं, क्लैरिफाई करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, कंपेयर करते हैं। अप्लाइंग की बात करें अगर हम तो कैरी आउट करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, इलस्ट्रेट करते हैं। एनालिसिस की अगर आप बात करें तो उसमें हम अप्रेस करते हैं, चेक करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, क्रिटिक करते हैं, डिफेंड करते हैं। क्रिएटिंग की अगर आप बात करें तो उसमें हम चेंज करते हैं, कंबाइन करते हैं, कंपाइल करते हैं, कंपोज करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं, क्रिएट करते हैं। ठीक है, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी क्यों यूज करनी चाहिए? नंबर 1, इट accurately measuring students abilities that are required for understanding of the different levels of cognitions that are critical for learning, ताकि हम स्टूडेंट की एबिलिटीज को मैयर कर सकें। नंबर 2, developing intended students learning outcome according to Bloom's taxonomy helps students understand what is expected of them. Number 3, using Bloom's taxonomy to develop intended student learning outcome help professors to plan and deliver appropriate instructions. Number 4, developing intended students learning outcome using Bloom's taxonomy help faculty to design and implement appropriate assessment tasks, measures, and instruments. Number 6, having intended students' learning outcome based on Bloom's taxonomy helps to ensure that instructions and assessments are appropriately aligned with the intended outcome. यानी कि सबसे पहले स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग को असेस करने के लिए, फिर उसके बाद स्टूडेंट्स के जो लर्निंग आउटकम्स हैं उनसे क्या एक्सपेक्ट किया जाता है उसको असेस करने के लिए। ठीक है, इसके अलावा प्लान और डिलीवर करने के लिए टीचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि इंस्ट्रक्शंस को कैसे प्लान करना है और डिलीवर करना है। फिर उसके बाद जो है वो डिजाइन कैसे करना है और इम्प्लीमेंट कैसे करना है, जो असेसमेंट स्ट्रेटजीज हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जो है ये देखना कि जो आपकी इंस्ट्रक्शन है और असेसमेंट है वो क्या अलाइन है इंटेंडेड आउटकम्स के साथ या नहीं है, इसको देखने के लिए हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, स्टूडेंट्स की अगर आप जनरल इंस्ट्रक्शंस की बात करें तो स्टूडेंट्स विल बी एबल टू learn different kind of skills with the help of this method. इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपको चेकलिस्ट के तौर पर जब आप लर्निंग आउटकम्स बनाएंगे तो उसमें हेल्प कर सकते हैं। नंबर 1, द स्टेटमेंट स्पेसिफाई द लेवल, क्राइटेरिया और स्टैंडर्ड ऑफ नॉलेज। तो दूसरा आप ये चेक कर सकते हैं कि स्टेटमेंट इंक्लूड कंडीशंस under which students should be able to demonstrate their knowledge. Number 3, statements are written using active verbs. Number 4, statements are measurable. Number 5, statements intended students learning outcomes are distinct and specific. ठीक है, तो इसकी अगर आप बात करें तो पहली जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी आई उसके मुताबिक जो है वो ये थे, नॉलेज था, कॉम्प्रीहेंशन था, एप्लीकेशन था, एनालिसिस था,
सिंथेसिस था और एवेल्युएशन था, और ये 1956 में आई। और उसके बाद जो 2001 में आई उसमें रिमेंबर था, अंडरस्टैंडिंग था, अप्लाइंग था, एनालिसिस था, एवेल्युएटिंग था और क्रिएटिंग था।